एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आई हूँ और इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। और आज के लिए हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट को टारगेट कर रहे हैं। आगे मैं आपके लिए और भी यूनिट्स के एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। आपसे पूछा है कि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ सेंट्रल बाइलेयर ऑफ प्रोटीन्स, अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक पेन कॉपी अपने पास में लेकर बैठें और उस पर अब अपने आंसर्स को लिखते रहो और एंड में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है 50 में से वो करेक्ट हुए हैं। इससे आप लोग अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। बायलेयर तो होती है लेकिन वो सेंटर में नहीं प्रेजेंट होती। सेकंड ऑप्शन इज अ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यस, फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्रेजेंट होती है। फिर है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्योंकि हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स, और हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स जो हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और टेल्स जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर मैं इन तीनों ऑप्शंस में से देखूं तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ में जाएंगे। आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहां पर आपको दो तीन ऑप्शंस जो है वो करेक्ट देखने को मिलते हैं। उस केस में आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएटली वहां पर फिट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोलस में, साइटोप्लाज्म में, गोल्गी बॉडीज में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा न्यूक्लियोलस। तो हमारा जो राइबोसोमल एमआरएनए होता है उसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस से ये जो एमआरएनए है ये मूव करता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। फिर ये राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं ये दोबारा आ जाते हैं न्यूक्लियोलस में और यहाँ आकर जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं उनकी असेंबली होती है। और फिर ये जो असेंबली होती है ये थ्रू न्यूक्लियर पोर्स साइटोप्लाज्म में वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, 5s RRNA। 5s RRNA का सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस में होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोमल आरएनएस जो हैं उनका सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द मेन रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू प्ले रोल इन। माइनर एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, पोटाशियम, इनका क्या रोल होता है? फर्स्ट इज बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ये सेल स्ट्रक्चर की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। ये इंजाइम्स में एज अ को फैक्टर का काम करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। या फिर ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये को फैक्टर्स का काम करते हैं इंजाइम्स के लिए। बहुत सारे इंजाइम्स जो हैं उनको को फैक्टर्स की जरूरत होती है। ये जो को फैक्टर्स होते हैं उन इंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, उन इंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिपोर्टेड दैट entity of an organism is not because of cell but collection of many cells। यहाँ पे आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म की एंटिटी सेल की वजह से नहीं होती लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स की वजह से होती है। डुट्रोशे, डुजार्डिन, रॉबर्ट ब्राउन या फिर स्क्लेडन एंड स्क्वान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, H.J. डुट्रोशे। इन्होंने 1824 में ये कहा था, ऑल ऑर्गेनिक टिश्यूज आर एक्चुअली ग्लोबुलर सेल्स ऑफ एक्सीडिंग स्मॉलनेस विच अपीयर टू बी यूनाइटेड ओनली बाय अ सिंपल एडहेसिव फोर्सेस। Thus, all tissues, all animals and plant organs are actually only a cellular tissue variously modified। इनका मानना था कि हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हमारी नहीं, एनिमल या प्लांट्स की बॉडी में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो ग्लोबुलर सेल्स से बने होते हैं जो कि साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और
सिंपल एडहेसिव फोर्सेस से एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी एनिमल बॉडीज हैं, जितने भी प्लांट बॉडीज हैं, वो एक्चुअली सेलुलर टिश्यूज ही हैं जो कि अलग-अलग तरीके से मॉडिफाई हो रखी हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है डुट्रोशे इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पारजीन या फिर टायरोसिन। तो ये चारों के चारों अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं। अब आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड सबसे सिंपल है। तो ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन इज। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज लाइसोसोम, देन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन सभी में से अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूअस होती है और इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, राइट। और राइबोसोम्स जो है हम सबको पता है प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब इन राइबोसोम्स के ऊपर जिन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। उसके बाद वेसिकल्स के थ्रू ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज में उनकी फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं और फिर अगेन वेसिकल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं टू देयर डेस्टिनेशन। अब इनका ये जो डेस्टिनेशन होता है ये सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है? प्रोटॉन आयन ग्रेडियंट की वजह से, ऑक्सीजन आयन ग्रेडियंट की वजह से, नाइट्रोजन आयन ग्रेडियंट की वजह से या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एटीपी की सिंथेसिस होती कहाँ पर है? एटीपी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि वहां पर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का सिंथेसिस होता है और ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, डिफरेंट पाथवेज में हेल्प करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है अंदर की तरफ उससे ओरिजिनेट होती हैं, राइट। और इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। ये जो क्रिस्टे होते हैं इनके ऊपर एटीपी सिंथेटेस नाम का एंजाइम या फिर एटीपी सिंथेस नाम का एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है जिसे हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एटीपी की सिंथेसिस में। कैसे हेल्प करता है? यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इन्हीं H पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं। अब ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या करते हैं? ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स को काम करने में हेल्प करते हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं जिसकी वजह से जो एटीपी सिंथेस मशीनरी है वो रोटेट करती है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से जो प्रोटॉन आयन ग्रेडियंट है वो हेल्प करता है एटीपी के सिंथेसिस में। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। इनमें से किस में आपको ग्लाइऑक्सिसोम्स देखने को मिल सकते हैं? एंडोस्पर्म ऑफ व्हीट, एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, पैलिसेड सेल्स ऑफ लीफ या फिर रूट हेयर्स। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होते हैं? ये एक तरह के परऑक्सिसोम्स होते हैं। ये पर्टिकुलरली किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं फैटी एसिड्स की हाइड्रोलिसिस में। ग्लाइऑक्सिसोम्स प्लांट्स के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पे बहुत सारे फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स और उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं फॉर न्यूट्रिशन। तो अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करूं, व्हीट एंडोस्पर्म जो है ये प्रोटीन में रिच होता है, कैस्टर एंडोस्पर्म भी प्रोटीन में रिच होता है, रूट हेयर्स भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। पैलिसेड सेल्स ऑफ लीव्स जो है ये फैटी एसिड में रिच होते हैं, यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट में फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मिडल लैमिला कंटेन्स, मिडल लैमिला में क्या प्रेजेंट होता है। मिडल लैमिला क्या होता है? मिडल लैमिला जो है ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि किस में हेल्प करता है? ये एडजेसेंट प्लांट सेल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है। जो दो प्लांट सेल्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है ये मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला किससे बना होता है? काइटिन, लिग्निन, पैक्टिन या फिर सेलुलोज। तो मिडल लैमिला जो है ये पैक्टिन रिच कंपाउंड होता है और ये सेल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस। इनमें से किस सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर सुपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। आइसोटोनिक जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेल। और सुपरटोनिक जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सेल बहुत ज्यादा हाई होगी। हम शुरू करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और बाहर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? वाटर कहाँ मूव करेगा? सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा, बिकॉज इट विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बाहर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर मूव करेगा, तो जो सेल का वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये हमने बात कर ली अपने थर्ड केस की, यानी कि हाइपरटोनिक की बात की। अगर मैं बात करूंगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो अंदर और बाहर बराबर है, सेल का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, यानी कि फर्स्ट केस की, तो उस केस में क्या होगा? सेल के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है और बाहर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है। तो अब पानी कहाँ मूव करेगा? अंदर से बाहर की तरफ, जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और सेल का वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसे सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थाइलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर एक इंटरनल कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड स्पेस, जिसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स एनक्लोज करके रखती हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये एकदम गलत स्टेटमेंट है और यही आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो गलत है वही सही है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि थाइलाकॉइड स्पेस को इंक्लोज करती हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनवैजिनेट होके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव डीएनए। यस करेक्ट, दोनों के पास में अपना डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा बड़ा होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये भी सही स्टेटमेंट है। दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली हैं, दोनों के पास में एक इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनमें से क्या सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? पहला है ग्लाइकोलिपिड्स। यस, ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से, तो ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एसोसिएटेड विद लिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स मतलब फॉस्फोरिक एसिड एसोसिएटेड विद लिपिड्स या फिर फैटी एसिड्स। और कुछ ऐसा होता है लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस तो करेक्ट हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वाज गिवन बाय।
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टर्म जो है ये किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन इज पुरकिंजे, स्ट्रॉसबर्गर, ब्राउन या फिर फ्लेमिंग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, दैट इज स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों टर्म्स दी थी। पुरकिंजे की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है इसे आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट इज द वेक्यूल इज लाइंड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड। वेक्यूल की जो आउटर लाइनिंग होती है, वेक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, जैकेट, सेल मेम्ब्रेन या फिर टोनोप्लाज्म। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर है टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है सीलिया के बारे में जो कि इनकरेक्ट है? First is cilia contains an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding 2 single microtubules। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। जो सीलिया का अरेंजमेंट होता है, सीलिया और फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2। और बेसल बॉडीज के अंदर ये अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+0। Next is the organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium across the membrane। थर्ड इज cilia are hair like cellular appendages। yes, absolutely correct, cilia hair like appendages होते हैं। फिर है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ cilia are composed of tubulin। ये भी एकदम करेक्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन से मिलकर बने होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो cilia की मूवमेंट होती है वो एटीपी डिपेंडेंट होती है। ये एक डाइनिन प्रोटीन की वजह से होती है। डाइनिन जो है वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन है जो कि सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो कैल्शियम आयंस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज विच इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बीच में क्या कॉमन होता है? तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों ही अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स हैं जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, सेकेंड इज पोजेशन ऑफ थाइलाकॉइड्स एंड ग्राना। तो ये आपका गलत ऑप्शन होगा। अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट में ग्राना प्रेजेंट है लेकिन थाइलाकॉइड्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं। तो ये तो इन तीनों के बीच में कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो है अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट जो है उनकी भी आगे फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं और वो सब अलग अलग फूड स्टोर करती हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिशन लाइक प्रोसेस। तो ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों ही फिशन लाइक प्रोसेस से, जैसे अमीबा जो है मल्टीप्लाई करते हैं फिशन लाइक प्रोसेस से, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का भी मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्रोमोप्लास्ट में भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन क्लोरोफिल, लाइक कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ऐसी साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे लाइट का एक्सपोजर बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिक्वायर्स एटीपी। इनमें से कौन से प्रोसेसेस के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है? एक्टिव प्रोसेसेस या फिर पैसिव प्रोसेसेस। तो यहाँ पे अगर मैं पैसिव प्रोसेसेस की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। लेकिन अगर मैं एक्टिव प्रोसेसेस की बात करूँ तो एक्टिव प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो जब हम किसी चीज का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ करवाते हैं तो वहां पर हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो मूवमेंट अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे? जहां पे लो कंसंट्रेशन होगी। लेकिन जब हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि जो नेचुरल मूवमेंट होता है वो हाई से लो की तरफ होता है।
अगर हमें इसे लो से हाई की तरफ करना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उनमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे एटीपी की जरूरत होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा है एनालाइज द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। पहला है क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, इसके अलावा हमें यहाँ पर ज़ैंथोफिल्स देखने को मिलते हैं, कैरोटिनॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोफिल के अलावा बाकी के पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट डिवॉइड ऑफ पिगमेंट्स। अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। नो, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, तो ये गलत हो गया। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। नो, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स। इलायोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स। नो, एलायोप्लास्ट स्टोर्स लिपिड्स। So A and B are your correct option. Leucoplasts are devoid of pigments. Leucoplast में pigments present नहीं होते, ये वहां पर present होते हैं जहां पे sunlight का exposure बिल्कुल नहीं होता। तो A and B are your correct options. Next is which statement is incorrect for ion channels? इनमें से कौन सी statement ion channels को support नहीं करती? They are proteins. Movement through them is simple diffusion. Movement through them is from high to low. All ions pass through the same type of चैनल। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आयन चैनल्स जो है ये प्रोटीन्स से ही बनते हैं। मूवमेंट जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से होती है, क्योंकि आयन चैनल्स में क्या होता है, जो मूवमेंट होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट होती है। तो जो मूवमेंट होगी वो होगी फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, और इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सभी आयंस जो है वो एक ही टाइप के चैनल से नहीं पास होते, अलग अलग आयंस के लिए हमारे पास अलग अलग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। विच इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट इनमें से क्या है? मैट्रिक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, अरेबिनोगैलेक्टन्स या फिर माइक्रोफिब्रिल्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज माइक्रोफिब्रिल्स। Small particles projecting from the inner membrane and cristae of mitochondria are known as। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइलॉइड बॉडीज, माइक्रोजोम्स, इनफॉर्मोजोम्स या फिर ऑक्सीजोम्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, दैट इज ऑक्सीजोम्स, जिसे हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसके अलावा हम इसे ATP सिंथेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज मोस्ट अबंडेंट विद इन अ सेल? सेल के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये आ गई सबसे बाहर, ये आ गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गोल्गी मेम्ब्रेन ये इस तरीके की, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है। फ्री भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूशन में भी प्रेजेंट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स जो हैं ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। इसके पीछे ये रीजन भी होता है क्योंकि ER के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Which method of transport in plasma membrane does not require carrier molecule? इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट मेथड है जिसमें कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती? सो ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें कैरियर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, तो कैरियर मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत होती है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी हमें कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर परमिएसिस नाम के कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका यूज होता है। सोडियम पोटाशियम पंप में भी कैरियर मॉलिक्यूल्स लगते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव हो रहा है जो सॉल्यूट है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो
क्योंकि ये एकदम नेचुरल है, इसके लिए हमें कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। Next is the chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? A proton gradient forms across the inner membrane. There is change in permeability of inner mitochondrial membrane towards adenosine diphosphate. No, ऐसा नहीं होता। परमेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता। हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। नो, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। हाई एनर्जी बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एटीपी में हाई एनर्जी बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि वो बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन क्यों होता है। एडीपी इज पम्प्ड आउट ऑफ मैट्रिक्स इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नो, ऐसा भी नहीं होता। जो मूवमेंट होता है वो H पॉजिटिव आयंस का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Next question is the chromosomes become gradually visible with compaction of chromatin during meiotic stage. आपको मियोसिस के स्टेजेस दिए हैं और आपसे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेज में जो क्रोमैटिन है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल हो जाते हैं। डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन या फिर पैकिटीन। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड, विच इज लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है, बहुत कंडेंस हो जाता है, कंपैक्टली अरेंज हो जाता है, और इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है वो हमें विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज माइटोप्लास्ट? माइटोप्लास्ट क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इनर मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। मेम्ब्रेनलेस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम भी नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन के बिना माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मीटोप्लास्ट ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो रिमूव कर दी गई होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें लैकिंग होती है, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन जो है वही प्रेजेंट होती है। इस तरीके के माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं मीटोप्लास्ट या फिर माइटोप्लास्ट। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या फिर वायरस। इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते? बैक्टीरिया जो है वो भी फॉलो करता है, फंजाई भी फॉलो करती है, एल्गी भी फॉलो करती है, लेकिन जो वायरसेस हैं वो सेल थ्योरी को जो है फॉलो नहीं करते। वायरसेस जो है इनका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ये लिविंग नेचर भी शो करते हैं, नॉन लिविंग नेचर भी शो करते हैं। तो वायरसेस जो है इनके ऊपर सेल थ्योरी वो जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती। Next question is a common characteristic feature of plant sieve tube cells and most of mammalian erythrocytes is plants में जो sieve tubes होती हैं और mammals में जो red blood cells होते हैं उनके बीच में कौन सा फीचर जो है वो कॉमन है? फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। नहीं, आरबीसीज में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं। और हेमोग्लोबिन की अगर बात करूं, सीव ट्यूब्स में हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, आरबीसीज में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो दोनों के अंदर न्यूक्लियस जो है ये क्या होता है, एब्सेंट रहता है। इनकी जो अर्ली स्टेज होती है या फिर हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं सीव ट्यूब सेल्स की और आरबीसीज की, तब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, न्यूक्लियस इनके अंदर से डिसअपियर हो जाता है। इसका क्या रीजन होता है, किस प्रोसेस से होता है, ये प्रोसेस अभी तक इतना ज्यादा स्टडीड नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंदर ही जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज। इनमें से कौन सी स्टेन को यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंडर देखने के लिए? फास्ट ग्रीन, सेफ्रोनिन, एसीटोकैरमाइन या फिर जेनस ग्रीन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन स्टेन जो है ये यूज की जाती है माइटोकॉन्ड्रियाज को विजुअलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। मिडल लैमेला जो है वो किस से मिलकर बना होता है? मिडल लैमेला मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि जो दो प्लांट सेल्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है एक सीमेंटिंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं मिडल लैमेला। और ये जो मिडल लैमेला होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है पेक्टिन से, इसके अलावा मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम पेक्टेट से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फॉस्फोग्लिसराइड्स नो, हेमिसेलुलोज नो, म्यूरामिक एसिड भी नहीं, कैल्शियम पेक्टेट इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड पी। इस तरह के जो बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे बच्चे उनको देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आप मेरी मानो ये क्वेश्चंस जो हैं ये सबसे ज़्यादा ईज़ी होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। अगर दोनों सही हैं तो क्या ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही हैं या फिर नहीं। तो पहली स्टेटमेंट है, टू काउंटरएक्ट द इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल्स, द सेल वॉल प्रोड्यूसेस एन इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर दैट इज वॉल प्रेशर। तो यहाँ पर आपको बोला है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइट? जब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या फिर सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ये सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है। इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब इस टर्गर प्रेशर को काउंटर एक्ट करने के लिए जो सेल वॉल होती है, ये भी इक्वल और अपोजिट प्रेशर जनरेट करती है प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, राइट? इस प्रेशर को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हेन प्लांट सेल्स अंडरगो एंडोऑस्मोसिस दे स्वेल बट डू नॉट बर्स्ट। यहाँ पर बोला है कि जो प्लांट सेल्स हैं, जब उनमें एंडोऑस्मोसिस होती है, यानी कि बाहर से वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है, तो सेल का वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेल क्या करेगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि जब सेल में एंडोऑस्मोसिस होती है तो सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होता, राइट? दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अब आपसे पूछा है ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट। ऐसा नहीं है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज नॉट द रीजन फॉर बी। अब पूछा है कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ए जो है वो बी के लिए रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है, जब एंडोऑस्मोसिस होता है सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सेल स्वेल हो जाता है, वो बर्स्ट नहीं होता। बर्स्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो सेल वॉल है वो वॉल प्रेशर इंक्रीज करती है, एक्सर्ट करती है साइटोप्लाज्म के ऊपर, जिसकी वजह से सेल जो है वो बर्स्ट आउट नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज द रीजन फॉर बी। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। Next is the cell membrane of adjacent cells are fused at these junctions. तो दो सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एक जंक्शन पे फ्यूज करती हैं एक दूसरे के साथ में। इसे क्या बोलते हैं? मैक्यूला अधेरेंस नो, जोना अधेरेंस नो, नेक्सस नो। इसे हम कहते हैं जोना ऑक्लूडेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस वो स्पॉट्स होते हैं जहां पर दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, फ्यूज होती है। इसके अलावा एक और जंक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस वो स्पॉट्स होते हैं जहां पर दो सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज होता है। यानी कि इस तरह की कंडीशन आप देख सकते हो कि दो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ में क्या होता है, फ्यूज होता है। इन्हें हम कहते हैं गैप जंक्शंस। नेक्स्ट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट्स इन। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन्स का एक्युमुलेशन कहाँ पर होता है? तो ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं इनर मेम्ब्रेन की, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट? तो प्रोटॉन्स का एक्युमुलेशन यहाँ पर कहाँ पर होता है? प्रोटॉन्स का एक्युमुलेशन कहाँ होता है, ये जो मैट्रिक्स है इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो प्रोटॉन्स जो है वो मैट्रिक्स से मूव करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट इज सोडियम पोटाशियम पंप इन सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। सोडियम पोटाशियम पंप किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस का? नहीं, ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पर आयंस का मूवमेंट हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का? नो, पैसिव ट्रांसपोर्ट का नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सिंपल तरह का ट्रांसपोर्टर होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन? नो, अगेन पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये एग्जाम्पल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पर हमें कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? वेक्यूल्स में होता है? नो। गोल्गी एपरेटस में होता है? यस।
ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन गोल्गी एपरेटिस के अंदर होता है, लाइसोसोम्स में भी नहीं, प्लास्टिड्स में भी नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा है डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेस इज प्रेजेंट इन। हाइड्रोलेस नाम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वैक्यूल्स के अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर, गोल्गी बॉडीज के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका फंक्शन जो है वो डाइजेशन से हटकर है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, गोल्गी बॉडी जो है ये सेलुलर कंपोनेंट्स की सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं लाइसोसोम्स की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, तो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलेसिस। अब ये जो हाइड्रोलेसिस होते हैं इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ये कैप्चर करते हैं। उन्हें कैप्चर करने के बाद ये हाइड्रोलिसिस उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन। माइक्रोफिलामेंट्स इन यूक्रियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ। यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? एक्टिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिन या फिर ग्लोब्यूलिन। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये बनी होती हैं एक्टिन और मायोसिन से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। Next is the number of microtubules in a flagellum, including those sharing 3 protofilaments with each other is। फ्लैजिलम के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर होता है इंक्लूडिंग शेयरिंग प्रोटोफिलामेंट्स, वो क्या होता है? तो आप देखोगे कि इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 12 टू 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती, 12 टू 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं और इसी तरीके से ये आपस में ज्वाइन होती हैं और इनके बीच में कुछ 2 से 3 जो है प्रोटोफिलामेंट्स कॉमन होती हैं, राइट? कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो इनका जो टोटल नंबर होता है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो क्या होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 20। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट गिव appearance as beads on string in the chromosomes when viewed under microsome। जीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसोम्स या फिर बेस पेयर्स। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा अपीयरेंस देता है जब हम उसको क्रोमोसोम्स के अंदर देखते हैं। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? बीड्स ऑन रिंग्स, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर किसका होता है? न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है जहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग के जैसा अपीयरेंस देती हैं। यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है इनके अराउंड डीएनए जो है वो रैप होता है और एक टाइटली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। हाउस कीपिंग प्रोटीन्स अकर इन। आपसे पूछा है कि हाउस कीपिंग प्रोटीन्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, साइटोस्केलेटन में या फिर ऑल ऑफ अबव। तो हाउस कीपिंग प्रोटीन्स जो है ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल की मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं। तो अगर मैं हाउसकीपिंग प्रोटीन्स की बात करूँ तो हाउस कीपिंग प्रोटीन्स जो है वो सेल के ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनेलिस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में भी आपको ये देखने को मिलेंगी, साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेंगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन सब जगह देखने को मिलेगी क्योंकि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट सब जगह पे होती है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास के बीच में डिफरेंट नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन है? तो अगर मैं इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास की बात करूं, इकोलाई क्या है? ये एक प्रोकैरियोट है और क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये एक यूकैरियोट है। तो हम यहाँ पर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के डिफरेंस को लेकर चलेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपसे राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स तो यहाँ पर डिफर करते हैं क्योंकि इकोलाई के केस में हमें कौन से राइबोसोम्स मिलेंगे? 70s और क्लेमाइडोमोनास के केस में मिलेंगे 80s। ये भी एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें भी डिफरेंस होगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में हमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो नहीं मिलते। तो जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स की बनी होती है, यानी कि डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन मैं यूकैरियोट्स की अगर बात करूं तो यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हिस्टोन प्लस डीएनए का होता है।
नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये भी दोनों में डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के केस में हमें कैप्सूल देखने को मिलता है और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। और यूकैरियोट्स के केस में सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। राइट, तो ये भी डिफरेंस हो गया। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में कॉमन फीचर होता है, कॉमन होती है, दोनों में ही लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइबोसोम्स के बारे में ट्रू है। पहली है the prokaryotic ribosomes are ATS where S stands for sedimentation coefficient. S stands for sedimentation coefficient तो सही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो 80S नहीं 70S होते हैं, तो ये हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट पूछा है these are composed of ribonucleic acids and proteins। फिर पूछा है these are found only in eukaryotes। नो, हमें प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स मिलते हैं 70S। फिर है these are self splicing introns of some RNAs। नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो ट्रू है, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स से मिलकर बनते हैं। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे कौन सा सेल ऑर्गेनेली जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट है थैलेकॉइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Next is centrioles, site for active RNA synthesis. No, this is not correct. Ribosomes, those on chloroplast are large, ATS, while those in cytoplasm are small. ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी है। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं और स्मॉल होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो 80S होते हैं और लार्ज होते हैं। फिर लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट पीएच 8.5। नो, लाइसोसोम्स जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में एक्टिव होते हैं, ना कि अल्कलाइन। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट का ग्राना रीजन बनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। इनमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेनेली है वो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है। राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ईआर या फिर मीसोसोम्स। तो अगर मैं यहाँ पे राइबोसोम्स की बात करूं तो राइबोसोम्स जो हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये हमें देखने को मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर। यहाँ तो हम इन्हें ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अलावा ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे। और साथ ही साथ हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि राइबोसोम्स बाकी के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूक्रियोट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो यूक्रियोट नहीं होता। यूग्लिना, एनाबिना, स्पायरोगायरा या फिर गैरिकस। तो इनमें से अगैरिकस यूक्रियोट है, गैरिकस आई थिंक मशरूम है, स्पायरोगायरा इज एन एल्गी, यूक्लिना जो है ये प्रोटिस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनाबिना की तो एनाबिना जो है ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है एंड इट इज नॉट एन यूक्रियोट, इट इज अ प्रोक्रियोट। फिर आपसे पूछा है प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ टू लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, टू लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, ये करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए भी दोनों में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास और प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, जो कि जो न्यूक्लियोसोमल डीएनए सिंथेसिस है उसके इंडिपेंडेंटली अपना डीएनए ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। इनमें से कौन सा फंक्शन साइटोस्केलेटन परफॉर्म नहीं करता। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज या फिर सेल मोटिलिटी। तो साइटोस्केलेटन जो है वो सेल मोटिलिटी में हेल्प करेगा। सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज, साइटोस्केलेटन का जो मेजर फंक्शन है वो होता ही सपोर्ट प्रोवाइड करना है और स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो है ये साइटोस्केलेटन का काम नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है।
फिर आपसे पूछा है इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सैटेलाइट वायरसेस, जेमिनी वायरसेस, प्रियॉन्स या फिर वायरॉइड्स। इनमें से किन के अंदर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं सैटेलाइट वायरसेस की, सैटेलाइट वायरसेस जो हैं इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है और बाहर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। और ये जो सैटेलाइट वायरसेस होते हैं ये कब एक्टिव होते हैं, इनको एक्टिव होने के लिए हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है। हेल्पर वायरस जो है ये कोई और वायरस होता है जो इन सैटेलाइट वायरसेस को एक्टिव होने के लिए हेल्प करता है। अगर मैं जेमिनी वायरसेस की बात करूं तो जेमिनी वायरसेस जो है ये आरएनए से बने होते हैं और इनके पास भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और जो इन्फेक्शन है वो आरएनए की वजह से होती है। वायराइड्स जो है ये होली सोली आरएनए से ही बने होते हैं, इनमें प्रोटीन एब्सेंट होता है। अगर मैं बात करूं प्रेयॉन्स की, प्रेयॉन्स जो है ये टोटली प्रोटीन्स से बने होते हैं और ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये नेचर में इन्फेक्शियस होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर आपसे पूछा है अ सेल व्हेन केप्ट इन शुगर सॉल्यूशन इज डिहाइड्रेटेड, द सॉल्यूशन इज। आपको बोला है कि आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, ये आपके पास शुगर सॉल्यूशन है और इसके बीच में आपने एक सेल को रख दिया। जब आपने इस सेल को शुगर सॉल्यूशन में प्लेस किया तो ये जो सेल है ये हाइड्रेट हो गया, यानी कि इसके अंदर जितना भी पानी था वो बाहर की तरफ मूव हो गया। आपसे पूछा कि ये जो सॉल्यूशन था जिसमें हमने सेल को रखा था वो कैसा था, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर नन ऑफ दीज। तो सेल जो है उसने अपना सारा वॉल्यूम लूज कर दिया, यानी कि अंदर से जितना भी पानी था वो बाहर सॉल्यूशन में मूव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मूवमेंट यहाँ पर कैसी हुई होगी? मूवमेंट कैसी होती है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो जहां वाटर का कंसंट्रेशन कम था और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां पर वाटर मूव किया। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है? ये है हाइपर टोनिक, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स नो, कैलोस डिपॉजिट्स नो, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स नहीं। साइटोस्केलेटन बना होता है प्रोटीनेशियस फिलामेंट से। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 50 क्वेश्चंस को आज मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ऐसे और सेशन चाहिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पे तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं और वीडियोस जो है वो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।